नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी का विशेष सीरीज दोस्तों हमने स्टार्ट करी है, जिसमें अभी हम आपको फर्स्ट पार्ट करवा रहे हैं। एकेडमिक एप्टीट्यूड इसका नाम है और इसमें दोस्तों अभी तक हमने 10 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल क्लासेस दोस्तों टॉपिक वाइज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी तक आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लिए, क्योंकि आगे की जो क्लासेस हैं दोस्तों उनको समझने की शक्ति आपको मिलेगी और इसके अलावा जो प्रीवियस सेक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे एकेडमिक एप्टीट्यूड में शैक्षिक विचारक अरस्तू के बारे में और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं, एजुकेशनल थिंकर एंड देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में आज हम दोस्तों अरस्तू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में अरस्तू के बारे में। सबसे पहले जानेंगे अरस्तू के जीवन के बारे में। अरस्तू कौन थे दोस्तों? ये अरस्तू प्राचीन यूनानी दोस्तों दार्शनिक थे। इनका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में स्टेगेरिया नामक शहर में हुआ था दोस्तों, और इनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य हुआ करते थे। ये प्लेटो के दोस्तों शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तू एकेडमी के नेतृत्व के दोस्तों अधिकारी भी बने। इन्होंने अरस्तुवाद की भी दोस्तों स्थापना करी। इसके बाद इन्होंने एथेंस के लाइसियम में एक व्यापक अरस्तुवादी परंपरा की भी इन्होंने शुरुआत करी। क्योंकि दोस्तों अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे तो प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना का श्रेय भी अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने दोस्तों आधुनिक विज्ञान के विकास के लिए एक नींव दोस्तों तैयार की थी। इन्होंने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का दोस्तों इन्होंने अध्ययन किया था। तो अरस्तु ने सभी विषयों का अध्ययन किया और उन सभी के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे कि भौतिक विज्ञान, शरीर विज्ञान, खगोल विज्ञान, अर्थशास्त्र, भ्रूण विज्ञान, भूगोल, भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिकी और जंतु विज्ञान का अध्ययन। ना सिर्फ दोस्तों इन्होंने अध्ययन किया और उनके डेवलपमेंट में भी बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड फिजिकल साइंस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इन्होंने ऑलमोस्ट सभी विषयों का यहाँ पर अध्ययन किया है। इसके अलावा दर्शन शास्त्र में बात करें, यानी कि स्टडी ऑफ एस्थेटिक्स में सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, प्रशासन, तत्वमीमांसा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजनीति, मनोविज्ञान, व्याख्यान शास्त्र, धर्म विज्ञान। तो आप देख सकते हैं कि मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, थियोलॉजी और फिलॉसफी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलॉसफी में भी दोस्तों इन्होंने सभी जगह दोस्तों इन्होंने अध्ययन भी किया और ना सिर्फ अध्ययन किया, इनका डेवलपमेंट भी किया। इसके बाद स्टडी ऑफ एजुकेशन में विदेशी रीति रिवाज, साहित्य और काव्य का भी दोस्तों इनके द्वारा अध्ययन किया गया है। तो अरस्तु ने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का दोस्तों अध्ययन किया है और ना सिर्फ अध्ययन किया है और इसके डेवलपमेंट में भी दोस्तों अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इनकी मुख्य कृतियों के बारे में दोस्तों बात करेंगे। वैसे तो दोस्तों इनकी बहुत सारी कृतियों में इनका जिक्र मिलता है, इनके लेखों का जिक्र मिलता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशंस है दोस्तों जो कि यहाँ पर रखे गए हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्गेनन, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमेकियन, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड रेटोरिक एंड पोएटिक्स। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशंस है। इसके अलावा दोस्तों इनके मुख्य विचार हैं जैसे कि तर्कशास्त्र, लॉजिक, प्राकृतिक दर्शन, नेचुरल फिलॉसफी, तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नीति शास्त्र, एथिक्स, राजनीति, पॉलिटिक्स, व्याख्यान शास्त्र, लेक्चरिंग, इसके अलावा काव्य शास्त्र, पोएटिक्स और इसके बाद अरस्तुवाद। ठीक, सो इनको दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम एजुकेशनल थिंकर और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू अरस्तु के अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों इनका यही उद्देश्य था कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है जो परम विवेकशील हो तथा उसके माध्यम से राज्य संबंधी विषयों का चिंतन कर सकने की स्थिति में हो। तो ये मानते हैं कि हमें ऐसे एक्सीलेंट सिटीजन का निर्माण करना है जो कि एक्सट्रीमली रेशनल हो और ये दोस्तों ऐसी पोजीशन में पहुंच पाए जिससे कि जितने भी इशू हैं हमारे राज्य में उनसे संबंधित जो भी आपके सब्जेक्ट हैं
उसके बारे में चिंतन कर पाएं। तो बेसिकली यहाँ पर राज्य को इन्होंने सर्वोपरि संस्था माना है और ये चाहते हैं कि राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब इनकी जो शिक्षा योजना है उनको थोड़ा सा हमने कैटेगराइज किया है। शिक्षा के उद्देश्यों को कैसे हम प्राप्त करेंगे, जो इनका मेन उद्देश्य है यानी कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, तो वो कैसे होगा, तो इसको थोड़ा बेसिकली हमने और अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले देखिए, ये मानते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि बालकों का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक दृष्टि से भी विकास होना चाहिए। इन सभी दृष्टि से उत्तम नागरिक इनको बनाने का प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा का अपना राजनीतिक उद्देश्य भी होना चाहिए। अरस्तु ने दोस्तों शिक्षा को राजनीति का एक अंग माना है। ठीक, इन्होंने विभिन्न राजनीतिक विषयों पर अध्ययन पर जोर ना देकर इन्होंने माना है कि राज्य के नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप के सांचे में ढालने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि एफर्ट टू मोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म थ्रू एजुकेशन। सो ये इनका शिक्षा का हमेशा राजनीतिक उद्देश्य रहा है। ये मानते हैं कि शिक्षा राजनीति का एक अंग है। इसके बाद शिक्षा का नैतिक उद्देश्य, यानी कि मोरल पर्पस ऑफ एजुकेशन। मोरल एजुकेशन का अर्थ यह है कि ना सिर्फ ज्ञान की अभिवृद्धि करनी है, चारित्रिक विकास भी करना है, यानी कि मानव जीवन में विनम्रता लेकर आनी है, उदारता, न्यायप्रियता आदि सद्गुणों का संचार करना है। ह्यूमिलिटी, जेनरोसिटी, फेयरनेस, ये सब आनी चाहिए। तो शिक्षा का नैतिक उद्देश्य भी दोस्तों होना चाहिए। इसके अलावा कला का विकास, कला के विकास पर भी दोस्तों इन्होंने बल दिया है। शिक्षा के कलात्मक उद्देश्य भी होना चाहिए और व्यायाम और संगीत पर विशेष इन्होंने जोर दिया है। तो कलात्मक महत्व भी इम्पॉर्टेंट है और व्यायाम और संगीत पर भी विशेष बल दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का इनका उद्देश्य किस तरह से डिसाइड किया है। तो अरस्तु ने सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करी, क्योंकि इनकी शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य उन्हें उत्तम नागरिक बनाना है ताकि वे उत्तम मनुष्य बन सकें। तो अरस्तु ने यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए सेम एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करी, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने श्रेष्ठ नागरिक बनाना यहाँ पर रखा है। जबकि जो इनके गुरु थे प्लेटो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था, वो उन्होंने अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था करी थी, लेकिन सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की इन्होंने बात करी है। अब यहाँ पर इनके शैक्षिक विचार क्या क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे। तो शिक्षा के जो इनके शैक्षिक विचार हैं उसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सज्जीवन की प्राप्ति में सहायता, मतलब कि जो शिक्षा है उसका कार्य ऐसा होना चाहिए ताकि मनुष्य अपने सद्जीवन को प्राप्त कर सके। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि व्यक्ति सद्जीवन जी सके, सदाचारी जीवन सीख सके। तो वो शिक्षा से ही दोस्तों क्या होना चाहिए, संभव होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सके, मतलब मानव की जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। इसके अलावा अच्छे नागरिकों का निर्माण, यानी कि आपके जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो गुड सिटीजन्स का निर्माण कर सकें। ओके, तो शिक्षा द्वारा अच्छे नागरिक पैदा करना ही शिक्षा का कार्य होना चाहिए। इसके अलावा राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, यानी कि शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो नागरिक हैं वो राज्य के मूल सिद्धांत हैं उनका प्रवर्तन कर सकें। ठीक, यानी कि राज्य में जितने भी कानून हैं या आदेश हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाए, उनके प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करे। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक गुणों का विकास, मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास हो, सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि क्वालिटी का बालकों में डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद अगला देखेंगे इनका एजुकेशन योजना। देखिए, जो इनकी शिक्षा योजना है इन्होंने अकॉर्डिंग टू एज इसको 3 सोपानों में बांटा है। तो 3 जो इसके पार्ट हैं, स्टेजेस हैं, इसको हमने बताया है। एक है जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की, एक है 7 से 14 वर्ष तक की और एक है 14 से 21 वर्ष तक की।
तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम सोपान की, यानी कि फर्स्ट स्टेज, जो कि आपका जन्म से लेकर 7 वर्ष तक की उम्र तक चलता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि इसमें शिक्षा घर में माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। और शिक्षा के इस प्रथम सोपान को भी अरस्तू ने फिर 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन ये माना है कि भैया जो ये शिक्षा माता पिता की देखरेख में ही होनी चाहिए, इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। तो अब इसको फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया जन्म से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक। इसमें दोस्तों सबसे पहले आती है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में दोस्तों इन्होंने माना है कि बच्चों के पालन पोषण, खुराक और स्वास्थ्य परीक्षण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये एक ऐसी उम्र है कि जहाँ पर बच्चों पर उनकी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये है शैशवावस्था। इसके बाद 5 वर्ष तक की उम्र की क्या शिक्षा होनी चाहिए? अब 5 वर्ष तक की उम्र पे इन्होंने माना है कि बालकों के शारीरिक गठन की ओर को ध्यान देना है, यानी कि उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। सो पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा उन पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना है, मतलब कि उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना है स्टडी का। इसके अलावा उनके अंग प्रॉपर तरीके से काम करें, अंगों का संचालन अच्छे से करें, ठीक है ना। तो उनको गतिमान अवस्था, हिलना डुलना कराते रहना है और उनके लिए मनोरंजक खेलों का प्रबंध करना है। तो इस समय पर आप देख सकते हैं कि इनका 5 वर्ष तक की उम्र तक की शिक्षा के लिए क्या शिक्षा योजना दी गई। इसके बाद प्रथम सोपान में ही 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा के लिए इनके क्या प्रावधान किया गया है? इन्होंने माना है कि बच्चों को उनके कार्य को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे भविष्य में वे स्वयं करेंगे, एवं अभद्र और अश्लील तथा बुरी वस्तुओं के प्रभाव से उनको बचाना चाहिए। तो जब 5 से 7 वर्ष की उम्र आएगी तो फिर उस केस में चिल्ड्रन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी देमसेल्फ डूइंग थिंग्स एंड दे विल डू देमसेल्फ इन द फ्यूचर and should be protected from the influences of vulgar, obscene and bad things। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या प्लान रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, यानी कि सेकंड स्टेज, दूसरा सोपान। अब ये दोस्तों 7 से 14 वर्ष तक चलता है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि पढ़ने लिखने का समय अब आ चुका है और इस अवधि में उनको पढ़ना लिखना सिखाना है, चित्रकारी सिखानी है, रंग चित्र की भी कुछ शिक्षा देनी है, सम एजुकेशन इन रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग एंड ड्राइंग। इसके अलावा शारीरिक विकास के लिए हल्के व्यायाम करवानी चाहिए। इसमें इन्होंने माना है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको दोनों को शारीरिक विकास की ओर को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा में राज्य का कंट्रोल होना चाहिए, ये इनका मानना है। तो राज्य के कंट्रोल भी इसमें होना आवश्यक है। तो बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपके इनके शिक्षा के दूसरे सोपान में शिक्षा योजना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद अगला है तीसरा सोपान, जो कि है 14 से लेकर 21 वर्ष तक का। तो 14 से लेकर 21 जो 1 वर्ष की जो आयु है, इसमें बालकों को सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि उस सरकार के स्वरूप प्रशिक्षित करना है जिसकी अधीनता में उसको रहना है, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप जिस राज्य में रह रहे हो तो आपको उस सरकार के स्वरूप के अनुसार प्रशिक्षित करना है। आपको उसके जो कानून हैं उनके प्रति उसको निष्ठा उनमें उत्पन्न करनी है, श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना है, ठीक है ना। जो भी नियम है, कानून है, उनके प्रति उनमें श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना है और उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रशिक्षित करना है। राज्य के जो विषय हैं उनके बारे में उसको नॉलेज देनी है, उसकी उसमें जो चिंतन प्रक्रिया उसको विकसित करना है, ताकि आगे जाके वो राज्य के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकें। तो इसके अतिरिक्त तो उनके मानसिक और शारीरिक विकास की ओर को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंग to the form of government under which they have to live, and apart from this special attention should be given to their mental and physical development। इसके बाद
14 से लेकर 17 वर्ष तक की आयु में ये बोलते हैं कि निरंतर गंभीर अध्ययन करना चाहिए। इसको भी 2 स्टेज में दोस्तों ये बांट रहे हैं। तो 14 से 17 वर्ष तक की जो आयु है उसमें निरंतर गंभीर अध्ययन करना है। पढ़ना, लिखना, चित्रकला, संगीत, अंकगणित और रेखागणित को ध्यान इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों ये मानते हैं कि जो संगीत है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्योंकि संगीत को आत्मा का गुण माना है तो इसलिए इन्होंने संगीत विद्या के अध्ययन पर अधिक जोर दिया है 14 से लेकर 17 वर्ष तक की आयु में। तो आप देख सकते हैं कि 14 से 17 वर्ष तक की आयु में इसमें उन्होंने संगीत को आत्मा का गुण माना है तो संगीत पर ज़्यादा बल दिया है। इसके बाद दोस्तों उसी तीसरे सोपान में, तीसरा सोपान 17 से लेकर 21 वर्ष तक का है। तो दोस्तों इस 14 से लेकर 21 वर्ष तक का है। तो फिर इसमें दोस्तों 14 से लेके 17 तक क्या करना है और फिर उसके बाद 18 से लेके 21 वर्ष तक की उम्र में बच्चों को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण देना है। तो इसको सैनिक प्रशिक्षण काल माना गया है, व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण। तो यहाँ पर व्यायाम और पर ज़्यादा बल दिया गया है और सैनिक प्रशिक्षण ज़्यादा दिया जाता है। इसके बाद अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इनके जो शिक्षा सिद्धांत है उनकी क्या विशेषताएं हैं। अभी दोस्तों जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उससे हमारी ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई कि इनके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। ठीक, ये मानते हैं कि शिक्षा पर राज्य का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल ओवर एजुकेशन। ठीक, जस्ट लाइक प्लेटो। तो यही सिद्धांत है इनका कि शिक्षा पर राज्य का पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। राज्य में जो भी व्यक्ति आपके निवास कर रहे हैं तो उनको जैसे हमारे राज्य की प्रकृति है, जैसा शासन है, जैसे हमारे नियम है और जो हमारे संविधान है उसके अकॉर्डिंग उनको ढालना है, उनको अडेप्ट करना है। ठीक, इसके अलावा शिक्षा राज्य का दायित्व है, यानी कि शिक्षा राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि अगर किसी राज्य के बच्चे हैं वो शिक्षित हों तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि वो शिक्षित होनी चाहिए, क्योंकि उसी से बच्चे का डेवलपमेंट होता है और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा राज्य का दायित्व है। इसके अलावा इन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण का दोस्तों विरोध किया है। इन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में सम्मिलित नहीं किया। जैसे अब आपने देखा कि कहीं पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का नाम इन्होंने नहीं लिया है। मतलब व्यवसाय, जैसे व्यवसाय है, उद्योग धंधे, इन्होंने इन सभी प्रकृति में लगे हुए नागरिकों को अपनी शिक्षा योजना में स्थान नहीं दिया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण को इन्होंने अपनी शिक्षा योजना में स्थान नहीं दिया है। इसके बाद देखेंगे शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल। अरस्तु ने शिक्षा के मूलभूत विषयों पर ज़्यादा बल दिया है, जो कि फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, है ना, संगीत, चित्रकला। ठीक, इन पर इन्होंने दोस्तों बल दिया है। ओके, इसके बाद हम कहेंगे संगीत पर विशिष्ट जोर। ये मानते हैं कि जो संगीत है वो आत्मा का गुण है, जैसे हमने अभी ऊपर बताया। तो इसलिए इन्होंने संगीत पर दोस्तों विशेष बल दिया है। ठीक, तो संगीत पर इन्होंने विशिष्ट बल दिया है। और इसके अलावा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक, अब देखिए अरस्तु ने जितने भी अपने शैक्षिक सिद्धांत दिए थे उसका उन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार दिया है और इन्होंने माना है कि जो मानव की शिक्षा है वो उसके विकास के क्रम के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जैसे जैसे उसका विकास होगा उसी के क्रम में उसको शिक्षा दी जाएगी। तो एक तरह से क्या है, साइकोलॉजिकल बेसिस है एजुकेशन का। जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि भाई जन्म से लेके इतने वर्ष तक क्या शिक्षा होनी चाहिए, इसके बाद इतने वर्ष तक प्रथम सोपान, तृतीय सोपान और द्वितीय सोपान। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। तो ये इनके शिक्षा सिद्धांत की दोस्तों विशेषताएं हैं। अब बात करेंगे अरस्तु और प्लेटो के बारे में। थोड़ा सा बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे कि अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे, तो इनके विचारों में दोस्तों क्या अंतर है। देखिए सुकरात के विचारों में और प्लेटो के विचारों में ऑलमोस्ट सारे सिमिलरिटी थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिनको प्लेटो ने आगे जाके बढ़ाया। ठीक है ना, ऐसे ही प्लेटो के जो विचार थे, अरस्तु के विचार थे, उनमें भी काफ़ी सिमिलरिटी थी क्योंकि वो उसके गुरु थे। तो प्लेटो आदर्शवादी थे प्योरली। प्लेटो ये मानते थे कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संप्रत्यय का निर्माण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दुनिया है वो सच नहीं है, इसके पर एक दुनिया है, आध्यात्मिक दुनिया, और वही जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण है।
उन कॉन्सेप्ट से ही, विचारों से ही दुनिया का, आध्यात्म का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरस्तु क्या थे? अरस्तु कॉन्सेप्ट को तो मानते थे, लेकिन वो भौतिक संसार को भी उतना ही महत्व देते थे, जबकि प्लेटो ने भौतिक संसार यानी कि वस्तु जगत को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया है, तो अरस्तु देते थे। यानी कि अरस्तु थोड़ा यथार्थवाद की ओर को ज्यादा बिलीव करते थे, है ना। तो अब यहां पर से हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अरस्तु और प्लेटो के बारे में कि क्या क्या है इनके बीच में, थोड़ा सा डिफरेंसेस। देखिए, सबसे बड़ी बात है, प्लेटो का जन्म एक अभिजात्य कुल में हुआ था और उनका जो जीवन था वो राजनीतिक था, ठीक है ना। जबकि अरस्तु के पिता क्या थे? एक वैद्य थे, एक चिकित्सक थे। इसके अलावा अब इनके जो कॉन्सेप्ट है, जो कि थोड़ा सा हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट समझेंगे, जैसे अरस्तु और प्लेटो के विभिन्न विषयों और विचार, जैसे कि हम बात करते हैं परलौकिकता, ठीक। अब प्लेटो के लिए क्या था? जो आध्यात्मिक संसार है, इस संसार से परे संसार, वो दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट था। वही इंपॉर्टेंट है, वही पूर्ण है, कंप्लीट है। लेकिन अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु इस जगत को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। अरस्तु मानते हैं कि यही जगत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ज्ञान की विषय वस्तुएं, ठीक है ना। अब प्लेटो क्या थे दोस्तों? एक बुद्धिजीवी टाइप के थे, ठीक है ना। तो उनका आदर्श विज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वो तर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे, जबकि जो अरस्तु थे वो कहीं ज्यादा क्या थे? व्यवहारिक थे। वो जानते थे कि व्यवहारिक रूप से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मानव प्रकृति की बात करें तो जो प्लेटो थे उनके लिए वास्तविक व्यक्ति क्या है? आत्मा है। जबकि अरस्तु के लिए मानव क्या है? एक विवेकशील प्राणी है जिसके पास विवेक होता है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में क्या क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद सापेक्षतावाद और संदेहवाद, ठीक। सापेक्षतावाद और संदेहवाद में आप देख सकते हैं कि जो सापेक्षता और संदेहवाद, ये प्लेटो के काल में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सापेक्षतावाद यानी कि वो मानते थे कि इस भौतिक जगत से परे भी एक जगत है और उससे संबंधित जितने भी संशय थे उनको दोस्तों उन्होंने दूर करना था। तो वहां पर सापेक्षतावाद और संदेहवाद प्लेटो के समय पर ज्यादा महत्वपूर्ण था। लेकिन अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने भौतिक जगत को ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी। यहाँ भौतिक जगत में जो समस्याएं हैं उनके व्यवहारिक सॉल्यूशन पर ज्यादा उनका झुकाव था, ठीक। तो सापेक्षतावाद और संदेहवाद में जो सापेक्षतावाद है, समझ लीजिए कि सापेक्षता जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी, तो वही चीज है कि वो मानते थे कि भैया आध्यात्मिक जगत है, तो आध्यात्मिक जगत है तो वहां पर कई तरह के संशय, संदेहवाद हैं, तो वहां पर उनको क्या करना था? उनको तर्क के द्वारा उसको सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ पर जो अरस्तु हैं उनको इस मामले में कोई भी समस्या नहीं आई। इसके बाद हम बात करेंगे नीति शास्त्र की, यानी कि एथिक्स की। अब प्लेटो दोस्तों ये मानते थे कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसमें एक तरह की निश्चितता हो। निश्चितता का मतलब है कि उसका एक निश्चित सॉल्यूशन हमें मिले, यानी कि जिस प्रकार की कोई भी हमारे पास कोई अगर समस्या आती है तो उसका एक निश्चित सॉल्यूशन होना चाहिए, जैसे हमें गणित में मिलता है। भाई गणित में अगर हम मान लेते हैं कोई अगर हम समस्या को सॉल्व करते हैं तो उसका एक निश्चित आंसर होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करेंगे अरस्तु के केस में, तो यहां पर व्यवहारिक निर्णय जब आप लेते हैं तो वहां पर आप गणितीय निश्चितता प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि आपका एक डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग मसले हैं, उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो प्लेटो थे वो मानते थे कि भाई तर्क के आधार पर हर समस्या को एक ही तरीके से सॉल्व किया जाए और उसके जो निश्चित सॉल्यूशन है वो बार बार मिले, ठीक है ना। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इनके बीच में किस तरह के डिफरेंसेस थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कोप ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो ये दोस्तों था अरस्तु और प्लेटो के बीच का कंपैरिजन, और ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, उनके क्या शैक्षिक विचार थे और उनकी क्या क्या शैक्षणिक अवधारणाएं थी वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी, और ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।